Hello, my dear students. Today we will discuss about one important organization that is the World Health Organization. ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इशूइंग गाइडलाइंस। और रिसेंटली एक और न्यूज़ आई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को रोकने की बात करी है। तो इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो मेंस से रिलेटेड एनालिसिस है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट रिफॉर्म्स द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मोहित शर्मा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, ये सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सिंबल जो है ड्राइव होता है आपके ग्रीक गॉड एस्क्लेपियस से। तो जो ये एस्क्लेपियस थे, ये ग्रीक गॉड थे ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन। ये हीलिंग और मेडिसिन के गॉड थे। इसको कंफ्यूज नहीं करना है एक दूसरे सिंबल से, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा डॉक्टर्स के लिए, जिसको बोलते हैं द कॉडेसियस। ये एक सिंबल है, द सिंबल ऑफ द ग्रीक गॉड हर्मिस, हु वाज कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द मर्चेंट्स, शेपर्ड्स, थीव्स, गैम्बलर्स वगैरह वगैरह का ये प्रोटेक्टर माने जाते थे। तो इन दोनों सिंबल्स को ऑफन कंफ्यूज किया जाता है, और बहुत बार मेडिसिन में डॉक्टर्स का सिंबल यूज करने के लिए दोनों सिंबल यूज कर लिए जाते हैं। पर डब्ल्यूएचओ के सिंबल में ये एस्क्लेपियस का सिंबल यूज होता है, द रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। जैसा कि आप देख सकते हैं, 15 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि जितनी भी फंडिंग डब्ल्यूएचओ को यूएस के थ्रू जा रही है, यूएस से जा रही है, वो सबको हॉल्ट कर दिया जाएगा। इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि इस टाइम पे जब डब्ल्यूएचओ एक बहुत बड़ी पैंडेमिक से लड़ रहा है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस टाइम पे फंडिंग रोकना क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने अपना जो रोल था उसको सही से नहीं निभाया, और जो उसका काम था उसको सही से नहीं किया। तो बेसिकली ट्रंप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब यूएस डब्ल्यूएचओ को इतना पैसा दे रहा है, तो डब्ल्यूएचओ को अपना काम सही से करना चाहिए था। उसने सही टाइम पे क्यों नहीं बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था और ट्रैवल बैन करना चाहिए था। तो ये सारा इश्यू कि डब्ल्यूएचओ का क्या काम था और उसने अपना काम सही से किया है कि नहीं किया, इसको डिस्कस करने की बजाय हम लोग अभी इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे इवेंट्स को हम लोग सीक्वेंस वाइज डिस्कस करें, तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं और हम लोग उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से डब्ल्यूएचओ रिलेटेड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर हम लोग ये देखें कि यूएस के डब्ल्यूएचओ को फंडिंग रोकने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग एक्चुअली में आती कहाँ से है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है इंडिया टुडे का। इसके अकॉर्डिंग अगर हम डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट को चेक करें, तो उसमें यूएस की फंडिंग सबसे ज़्यादा है। अगर डब्ल्यूएचओ की सारी फंडिंग को मिलाया जाए तो उसमें यूएस की फंडिंग 14.67% होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट फंडिंग है डब्ल्यूएचओ को, वो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, इसकी कंट्रीब्यूशन आती है 9.67%। उसके बाद एक और फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग गावी अलायंस। गावी अलायंस, इसकी जो कंट्रीब्यूशन आती है ये आती है 8.39%। गावी एक जिनीवा बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिनीवा बेस्ड पीपीपी है, जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन थर्ड लेवल पे आती है इन टर्म्स ऑफ द फंडिंग ऑफ द डब्ल्यूएचओ। तो क्योंकि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है सेकंड नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ द डब्ल्यूएचओ फंडिंग, तो जो आपके बिल गेट्स हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें ये बोला गया है कि डब्ल्यूएचओ को इस टाइम पे फंडिंग रोकना बहुत ही डेंजरस सोल्यूशन है, और जो काम डब्ल्यूएचओ अगर कर रहा है और फंडिंग की वजह से वो काम रुक गया, तो उस डब्ल्यूएचओ को रिप्लेस करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस टाइम वर्ल्ड में। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की कंट्रीब्यूशन की, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है ये आता है आपका 0.48% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द डब्ल्यूएचओ। ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन आता है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 0.36%। और सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है, एज पर दी वेबसाइट ऑफ द डब्ल्यूएचओ, वो सिर्फ 0.21% है। तो इसका मतलब जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द चाइनाज कंट्रीब्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कि एमसीक्यूज बन सकते हैं प्रीलिम्स में। और ओवरऑल डब्ल्यूएचओ का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल फंडिंग है, वो दो तरीके से आती है। एक तो आती है आपकी वॉलंटरी फंडिंग, जो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स वॉलंटरली डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देते हैं, और दूसरी आती है एक असेस्ड कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन,
ये बेसिकली एक तरह के मेंबरशिप फीस है जो कि डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स डब्ल्यूएचओ को प्रोवाइड करते हैं फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल फंडिंग होता है, और जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन होता है ये लगभग लगभग 17% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन होता है डब्ल्यूएचओ फंडिंग का। इसके अलावा एक और टाइप की फंडिंग होती है डब्ल्यूएचओ में जो कि बहुत रिसेंटली स्टार्ट करी गई थी, दैट इज कॉल्ड दी पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, PIP, पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस। तो ये डब्ल्यूएचओ का टोटल फंडिंग का ऑलमोस्ट 3% कवर करता है। ये 2011 में स्टार्ट किया गया था, और इसका गोल क्या है कि जितने भी इन्फ्लुएंजा टाइप के वायरसेस हैं उसके अगेंस्ट डब्ल्यूएचओ को लड़ना है, उसके लिए ये फंडिंग इकट्ठा करते हैं। तो जो हमारा नोवल कोरोना वायरस है ये भी एक इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है, और इस फंड के थ्रू हम लोग उस वायरस के अगेंस्ट भी एक वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट वाज फाउंडेड ऑन अप्रैल 7 1948, और उस डे को वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके 194 मेंबर्स हैं, और इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। उसके अलावा इसकी एक फ्लैगशिप रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। इसमें पूरे वर्ल्ड की हेल्थ स्टेटस के बारे में डिस्कशन होता है। डब्ल्यूएचओ के बारे में एक सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ वही कंट्रीज मेंबर हो सकती हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। जिन कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन अपना नहीं रिकॉग्नाइज करता है वो इस डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल ताइवान, ताइवान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द डब्ल्यूएचओ। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे सारे हेल्थ एफर्ट्स को डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करना। यूनाइटेड नेशंस की या फिर जो भी अलग अलग एनजीओज हैं या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं ग्लोबल लेवल पे जो काम कर रही है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। असिस्टेंस प्रोवाइड करना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट को जब वो रिक्वेस्ट करें उस चीज़ के लिए। और ग्लोबल लेवल पे साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना, ताकि ग्लोबल लेवल पे जो भी साइंटिफिक एफर्ट्स जा रहे हैं फॉर हेल्थ रिसर्च उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश की जा सके। अब डब्ल्यूएचओ की गवर्नेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो बॉडीज इंपॉर्टेंट है। एक उनकी हेल्थ असेंबली जो कि उनके पार्लियामेंट की तरह होती है, और एक उनका सेक्रेटेरिएट जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हेल्थ असेंबली में सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि डब्ल्यूएचओ में प्रेजेंट है। किसी भी कंट्री के 3 से ज़्यादा डेलीगेट्स नहीं हो सकते। और हेल्थ असेंबली इलेक्ट करती है सेक्रेटेरिएट के हेड को जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इस टाइम डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम है, जो कि इस टाइम डायरेक्टर जनरल हैं। उनको इलेक्ट किया था डब्ल्यूएचओ की हेल्थ असेंबली ने ऑन मई 2017 फॉर अ 5 ईयर टर्म। उनका टर्म 5 ईयर्स का है। ठीक है, आपने बहुत बहुत बार फोटो भी देखी होगी इनकी। ये डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम। तो इन दोनों बॉडीज में से डब्ल्यूएचओ की जो हेल्थ असेंबली है उसका जो मेन काम है वो है डब्ल्यूएचओ की जो सारी पॉलिसीज देखना, उसको अप्रूव करना, इन डब्ल्यूएचओ के जो बजट है उसको अप्रूव करना, और यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना। स्पेशली यूनाइटेड नेशन की एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करती है। जब भी डब्ल्यूएचओ की बात आती है तो एक इंडियन पर्सनैलिटी की बात जरूर आती है जिसका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। शी इज द डॉटर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है इंडिया में। ये पहले डब्ल्यूएचओ में डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स थी, बट रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रक्चरिंग करी है और इनको अब चीफ साइंटिस्ट बना दिया गया, चीफ साइंटिस्ट। सो शी इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ द डब्ल्यूएचओ। ये इंडिया से एक पीडियाट्रिशियन है, और ये HIV और TB के ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च करी है। शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन इंडिया। तो ये तो हो गई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ के बारे में। अब थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल लेवल पे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं। डब्ल्यूएचओ को एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, डब्ल्यूएचओ को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है कई बार, और डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, और क्या क्या रिफॉर्म्स की तरफ डब्ल्यूएचओ बढ़ा है। ये सब हम देखेंगे अगली कुछ स्लाइड्स में। तो डब्ल्यूएचओ की जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है टेक्निकल और मेडिकल सपोर्ट टू दी कंट्रीज। डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिसेज होते हैं हर एक कंट्री में, तो वो उन कंट्रीज को मेडिकल एडवाइस देते हैं, गाइडलाइन शेयर करते हैं। अगर उस कंट्री में कोई डिजीज आउटब्रेक होता है तो डब्ल्यूएचओ के जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो उस कंट्री को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, फॉलोअप करते हैं, इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट तैयार करते हैं उनकी। फॉर एग्जांपल चाइना में डब्ल्यूएचओ के जो ऑफिसर्स थे वो जाके जब गए और इन्वेस्टिगेट किया तभी पता चला कि चाइना में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था।
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डब्ल्यूएचओ कंट्रीब्यूशन, ये है ग्लोबल हेल्थ के लिए बहुत सारा काम करता है। फॉर एग्जांपल इसने ग्लोबल लेवल पे डिजीजेज जैसे कि मलेरिया, टीबी, मैटरनल मोर्टेलिटी, यॉज डिजीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा, इनके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं और गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। फिर डब्ल्यूएचओ ग्लोबल लेवल पे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और ये सारी कंट्रीज को रिकमेंड करता है कि चिल्ड्रन, सारे बच्चों को इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने मिलकर 6 मेजर डिजीजेस पे फोकस कर रखा है। वो 6 डिजीजेस कौन सी है? एक डिप्थेरिया है आपकी, एक मिजल्स है, एक पोलियो है, एक टेटनस और एक टीबी है, और एक आपकी वूपिंग कॉफ है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया कि कौन सी डिजीज इसमें से बैक्टीरियल है और कौन सी वायरल। तो कौन सी बैक्टीरियल, कौन सी वायरल, ये आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक, उसके अलावा डब्ल्यूएचओ के जितने भी काम है, उससे जो भी बेनिफिट मिलता है वो पूरे वर्ल्ड को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अभी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड में से, तो इसका बेनिफिट जो है वो सारी दुनिया को मिल रहा है, ना कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज को। स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचे हैं जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च होते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज, इंडस्ट्रीज, एनजीओज, इन सब से कोऑर्डिनेट करता है और डिफिकल्ट सिचुएशंस में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 1960s में जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की इंडिपेंडेंस हुई थी, तो वहां से सारे फॉरेन डॉक्टर्स को कॉन्गो से बाहर निकाल दिया गया था। इस टाइम पे एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो गई थी बिकॉज वहां पे डॉक्टर्स नहीं थे। तो डब्ल्यूएचओ ने वहां के 200 डॉक्टर्स को रिक्रूट करा, उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी और उनको फुल फ्लेज डॉक्टर्स बनने में हेल्प करी ताकि वो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने जो कॉन्गो के ही जो मेडिकल असिस्टेंट्स थे, ठीक है, जो जूनियर डॉक्टर्स थे या फिर जो हेल्प करते थे डॉक्टर्स को, उनको ट्रेनिंग दी और उनको फुल फ्लेज डॉक्टर्स बनाने में हेल्प करी। इसी टाइप से इंडिया में भी जैसे ऑक्सिलरी नर्स जो मिडवाइस होती है हमारी आशा वर्कर्स, उनको भी बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग देके हम लोग एक बेसिक लेवल ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दैट। इसके अलावा 1960s में डब्ल्यूएचओ ने केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ मिलके एक ऐसा इंसेक्टिसाइड बनाने में हेल्प करी जो कि ऑनकोसिकाइसिस नाम की एक डिजीज होती है, उनके वेक्टर्स के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, ऑनकोसिकाइसिस को रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, और इसका जो वेक्टर होता है वो ब्लैक फ्लाइज होती है। तो उस इंसेक्टिसाइड्स के हेल्प की वजह से वो ब्लैक फ्लाइज को रोकने में हेल्प करी डब्ल्यूएचओ ने। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि ग्लोबल लेवल पे ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज करने में, डिजीजेस को नेमिंग करने में, डिजीज के ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज करने में, है ना, एक ग्लोबल जनरल इंफॉर्मेशन फैलाने में हेल्प करते हैं। फिर डब्ल्यूएचओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बात करता है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग। ठीक है, पहले डब्ल्यूएचओ बहुत हेजिस्टेंट था फैमिली प्लानिंग की बात करने में, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड टू बी सब्जेक्ट रिलेटेड टू दी फैमिली इटसेल्फ। बट फिर डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल लेवल पे फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना स्टार्ट किया इन द लेट 1960s। उसके बाद एक डब्ल्यूएचओ का जो ग्लोबल एजेंडा था वो चेंज हुआ। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द डब्ल्यूएचओ, जिसमें एल्मा अटा में, ये सोवियत यूनियन की एक सिटी है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी डब्ल्यूएचओ की इन द लेट 1970s के लेटर पार्ट में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पे हेल्थ फॉर ऑल का मोटो उठाया गया था। तभी डब्ल्यूएचओ का जो मोटो है वो है हेल्थ फॉर एवरीबॉडी एंड नॉट फॉर सेलेक्टेड ग्रुप या सेलेक्टेड कंट्रीज। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डब्ल्यूएचओ जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स, मेडिकल असिस्टेंट्स को ट्रेन करने में हेल्प करता है, जैसे कि चाइना के बेयरफुट डॉक्टर्स और इंडिया के ट्रेडिशनल जो मिडवाइफ्स हैं, आशा वर्कर्स, उनको बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग देके डब्ल्यूएचओ एनेबल करता है ताकि वो बेसिक रूडिमेंट्री प्राइमरी लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ सिचुएशन अपडेट्स निकालता है हर एक कंट्री के लिए फॉर इन टर्म्स ऑफ डिजीज आउटब्रेक के टर्म्स में। तो इंडिया के लिए भी डब्ल्यूएचओ ऐसी सिचुएशन अपडेट्स निकाल रहा है, कांस्टेंट बेसिस पे हर हफ्ते निकालता है। इसमें क्या क्या स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं, क्या सिचुएशन है और क्या कंडीशन है इस कंट्री की, वो बताई जाती है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ जो है ये भी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में ही निकला है कि इंडिया में 10 मार्च को क्या कंडीशन थी और अब लेटेस्ट जो है 11 अप्रैल को क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो दिस रिपोर्ट हेल्प्स द ग्लोबल कम्युनिटी टू डिसाइड कि कौन सी कंट्री में कितनी ज़्यादा डिजीज फैली हुई है। इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस के अलावा 1995 में डब्ल्यूएचओ को रियलाइज़ हुआ कि उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन नेटवर्क में एक कमी है।
1995 में हुआ क्या, इबोला आउटब्रेक हुआ इन कॉन्गो, और 3 महीने तक वो डिजीज फैलती रही विदाउट द नॉलेज ऑफ द WHO। तो उस टाइम पे WHO ने इन कोलैबोरेशन विद द कनाडा ये नेटवर्क स्टार्ट किया, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये नेटवर्क इंटरनेट पे प्रेजेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह बिहेव करता है। उसके बाद इस नेटवर्क को अपग्रेड किया गया और एक इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया, इसका नाम है ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क, गोरैन। ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है ये सारे इवेंट्स को, जितने भी अगर डिजीज आउटब्रेक होते हैं उसको एनालाइज करता है और फिर इसके बाद प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करता है कि ये मेनली ये डिजीज कहाँ से आई, क्या रीजन था, एक्सेट्रा। इन सब के अलावा WHO के पास एक नई प्रॉब्लम है कि कुछ नई टाइप की डिजीजेस बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे बढ़ रही हैं, जैसे कि कैंसर, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस जैसी डिजीजेस। तो WHO इज डूइंग इट्स बेस्ट टू फाइट ऑल दीज न्यू काइंड ऑफ डिजीजेस। WHO नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। नेपाल अर्थक्वेक 2015 में WHO ने अपने सारे मेडिकल ऑफिसर्स को मोबिलाइज किया और नेपाल में भेजा। यहाँ से ये प्रूव हुआ कि लोकल डॉक्टर्स या फिर लोकल मेडिकल असिस्टेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द WHO मेडिकल प्रोफेशनल्स कैन डू अ वेरी गुड जॉब इन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। ये तो बात हो गई ग्लोबल लेवल की, बट अगर हम इंडिया के लेवल पर भी देखें तो WHO ने इंडिया को बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करी है। इंडिया बिकेम पार्टी टू द WHO इन 1948 और साउथ WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस है वो भी इंडिया के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर। WHO ने स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी डिजीजेस को इंडिया से एलिमिनेट करने में हेल्प करी। 1967 में WHO ने इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से 1977 में स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ऐसे ही पोलियो के लिए 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसकी वजह से इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2014। अब देख लेते हैं WHO क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन WHO का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है फंडिंग। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फंडिंग, जैसे कि हमने देखा था, वो वॉलेंटरी बेसिस पे आती है फ्रॉम बिग कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स। तो इसलिए WHO बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन द मेंबर्स फॉर देयर वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। जो कि मेंबरशिप फीस है WHO की वो बहुत कम है, तो जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से बहुत कम पैसा आता है और वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो भी पैसा आता है ऑलमोस्ट उसका 80% जो है वो टाइड होता है किसी न किसी प्रोग्राम के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब WHO की जो इंडिपेंडेंस है वर्किंग करने की और जो उसकी खुद की चूजिंग पावर है कि कौन से प्रोग्राम में पैसा लगाना है, कौन सी कंट्री में पैसा लगाना है, वो थोड़ी सी कर्टेल हो जाती है यहाँ पे। ठीक। और दूसरा WHO का जो चैलेंज है वो है कि बहुत सारी और ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, जैसे कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में हमने बात करी थी। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, TB, मलेरिया एंड यूनिटेड। तो इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल लेवल की NGOs हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है और जिनके पास इंडिपेंडेंस भी है काम करने की। तो वो एक नया चैलेंज उभर के आ रही है WHO के लिए, क्योंकि उन WHO को इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना काम आगे बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा एक नई टाइप की चैलेंज क्या है कि न्यू डिजीजेज इमर्ज हो रही है, जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है। ये आज तक किसी ने ऐसी डिजीज नहीं देखी थी, है ना। फिर आपके पास सार्स, मर्स और इस टाइप की बहुत सारी डिजीजेज, नई नई डिजीजेज आ रही हैं। तो दिस टाइप ऑफ न्यू डिजीजेज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या फिर कोई भी फैक्टर, ये न्यू डिजीजेज न्यू चैलेंजेस पोज करती हैं WHO के लिए, ताकि उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा और नए नए स्टैंडर्ड्स निकालने पड़ेंगे। फिर इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी डिजीजेज आ रही हैं, है ना, वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही हैं। जैसे कि हमने देखा कोरोना वायरस चाइना में ओरिजिनेट हुआ, बट कुछ ही टाइम में पूरे दुनिया में फैल गया। तो ये एक नया चैलेंज है WHO के लिए कि हाउ टू कर्टेल एंड कंट्रोल दिस स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, उनको पैंडेमिक्स बनने से कैसे रोका जाए। और एक लास्ट चैलेंज, कॉम्बैटिंग ऑफ एपिडेमिक्स। ये एक बहुत बड़ा रोल है जो WHO प्ले कर रहा है आज के टाइम में, बट उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि कॉम्बैटिंग ऑफ एपिडेमिक्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द WHO। तो ये बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी कि इस चीज को, कॉम्बैटिंग ऑफ एपिडेमिक्स को, WHO के चार्टर में लिखा जाए ताकि इट बिकम्स एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो
इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। रिसेंटली 2019 में ही ये न्यूज़ आई थी डाउन टू अर्थ में कि डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारे स्वीपिंग रिफॉर्म्स किए हैं टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ ट्रिपल बिलियन। ये ट्रिपल बिलियन क्या है? ट्रिपल बिलियन है कि वन मोर बिलियन ऑफ पीपल benefiting from universal health coverage, 1 more billion of people better protected from health emergencies, and 1 more billion of people enjoying better health and well-being। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं रिसेंटली, जिसमें से एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि अपने प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स को चेंज करना, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क खत्म हो जाए। जितने भी रीजनल ऑफिसेज, रीजनल हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छी एस्टैब्लिश हो सके और उसका पूरा वर्क जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। दूसरा जो काम है डब्ल्यूएचओ का, दैट इज़ दी स्टैंडर्ड सेटिंग वर्क, जो कि नॉर्मेटिव वर्क है सजेशंस देने का। उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने एक नई डिवीजन स्टार्ट करी है, डिवीजन ऑफ द चीफ साइंटिस्ट। इसी की जो चीफ साइंटिस्ट हैं वो सौम्य स्वामीनाथन को बनाया गया है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ को डिजिटल हेल्थ की फील्ड में इनोवेशन और यूटिलाइजेशन करने के लिए एक नई डिवीजन स्टार्ट करी है कॉल्ड न्यू डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल हेल्थ। तो ये सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करेगा और उसको मेडिकल फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स विल बी यूटिलाइज्ड। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने एक नई डिवीजन स्टार्ट करी है, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डिलीवरी। इसका काम रहेगा कि जो डब्ल्यूएचओ की जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ का सारा डेटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखे और उससे क्या क्या पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं डेटा एनालाइज करके नई नई एनालिसिस और नए नए रिपोर्ट्स को तैयार करे। जो लास्ट काम डब्ल्यूएचओ ने किया है कि उसने एक डब्ल्यूएचओ की एकेडमी स्टार्ट करी है। दिस इज अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल जो कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा स्टाफ और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को ग्लोबल लेवल पे। लास्ट जो रिफॉर्म डब्ल्यूएचओ ने किया है ये है एक नई डिवीजन स्टार्ट करी है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेशन ऑफ द आउटब्रेक्स ऑफ डिजीजेज, जैसे कि कोरोना वायरस के केस में, तो उसके लिए एक नया डिवीजन ही स्टार्ट कर दिया था डब्ल्यूएचओ ने इन 2019। तो इतने सारे रिफॉर्म्स डब्ल्यूएचओ ने किए हैं टू ओवरकम इट्स चैलेंजेस। बट अभी भी एक सबसे बड़ा जो रिफॉर्म रह गया है वो है फंडिंग का। और ये इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि डब्ल्यूएचओ की जो मेंबरशिप फीस है उसके थ्रू जो फंडिंग मटेरियलाइज हो रही है उसको बढ़ाया जाए और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज को रिलेटिवली कम किया जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि हो सकता है डब्ल्यूएचओ के काम में हमको कुछ कमियां दिखाई दे रही हूँ, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ ने पास्ट में बहुत सारा अच्छा काम किया है और आगे भी वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये सही टाइम नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करने का। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई रिपोर्ट की जरूरत है तो कोरोना वायरस के खत्म होते ही हमको एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि कैसे कमियों को दूर किया जाए। मैं इसी नोट पे एंड करना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक बड़ी सी फैमिली है और अगर इस फैमिली में कोई भी संकट आता है तो हम सबको मिलजुल के उस संकट को दूर करने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। With this note, I would like to end this discussion. I hope कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी and you will be prepared by the time UPSC Civil Services Prelims examination is conducted. Thank you everybody. God bless.